नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। और बिहार में देखिए 4 सीटों पर आने वाले दिनों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और ऐसी कोई सीट नहीं है जो परिवारवाद के साए से बची है। और इस उपचुनाव में परिवारवाद को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी, उनके ससुर हैं जीतन राम मांझी। तो उधर बेलागंज में आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह यादव चुनावी रणभूमि में हैं। बेलागंज से पूर्व एमएलसी बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी और तरारी में पूर्व विधायक और हाल में ही बीजेपी से जुड़े सुनील कुमार पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और रामगढ़ सीट से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनावी मैदान में हैं। और इसी पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा देती हूं। बीजेपी से सुहेली मेहता जी हमारे साथ हैं, आरजेडी से सतीश दास जी हमारे साथ हैं, हमसे श्याम सुंदर शरण हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एनके चौधरी जी भी हैं। आप सभी का सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस बहस की शुरुआत में आरजेडी के जो गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश दास जी, उनसे शुरू करूंगी। और ये तरारी की जंग आप देख रहे हैं, राजू यादव और विशाल प्रशांत के बीच, अशोक कुमार सिंह और अजीत कुमार सिंह के बीच में ये रामगढ़ की जंग है। तो दूसरी तरफ 2 अन्य विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ये जंग परिवार के ही कुछ उम्मीदवारों के बीच देखी जा रही है। एक तरफ दीपा मांझी जो जीतन राम मांझी की बहू है, संतोष कुमार सुमन की पत्नी है, तो दूसरी ओर रोशन कुमार मांझी आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो चलिए इस बहस की शुरुआत करेंगे और आरजेडी से सतीश दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, एक तरफ आरजेडी में पिता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ एक बेटा सांसद है, तो तीसरा अब उम्मीदवार बन गया है। क्या परिवारवाद इतना जरूरी है लोकतंत्र के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि परिवारवाद, यदि कोई पार्टी में वर्षों से काम कर रहा है तो उसको टिकट पाने के अधिकार है। दूसरा, परिवारवाद से यदि कोई भी उम्मीदवार आता है तो मोहर उस पर जनता लगाती है। कोई परिवार मोहर नहीं लगाता, मोहर जनता लगाती है। लेकिन सबको राष्ट्रीय जनता दल के जो वर्षों से काम कर रहे लोग, जब पॉलिटिकल वर्कर जो उनके पुत्र होते हैं, उस पर तो सबकी नजर होती है। लेकिन दूसरे तरफ जो बीजेपी या उनके अलायंस पार्टनर के जो परिवारवाद है, पुतोह तक परिवारवाद पहुंच गया, समधन तक परिवारवाद पहुंच गया, ये लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जहानाबाद से सांसद बनते हैं, अभी उनको बेलागंज से उनके पुत्र विश्वनाथ यादव जी को टिकट मिला। विश्वनाथ यादव जी यूनिवर्सिटी से राष्ट्रीय जनता दल के संघर्ष को करते हैं, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव वो बनते हैं, युवा राजद के मानते हैं। लेकिन ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में लंबे अरसे से लगातार काम कर रहे हैं। और देखिए, इससे हम के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी और उनकी जो पार्टी है हम, वो भी अछूती नहीं रही है। श्याम सुंदर शरण जी हमारे साथ हमसे बने हुए। क्या जरूरत पड़ गई कि दीपा मांझी को चुनावी रणभूमि में उतारना पड़ गया? क्या लोकतंत्र के लिए परिवारवाद वाकई इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि अगर परिवार से कोई व्यक्ति ना उतरे, या फिर ये जरूरी हो गया है कि वो सीट अपने ही परिवार में रखनी है? क्या बात है? देखिए, एक तरफ जो बातें हो रही हैं वो अपनी जगह ठीक है, हम उस बहस में बहुत लंबा नहीं जा सकते क्योंकि वो एक बड़ा विषय है। लेकिन जहाँ तक सवाल हमारे प्रत्याशी का है, तो हमारे प्रत्याशी के बारे में जो कहा जा रहा है कि केवल परिवारवाद है और उसी कारण से वो आई हैं, तो शायद उनके बारे में अभी लोगों को कम मालूम है। संघर्ष की एक कहानी है उनकी, और वो कोई मुख्यमंत्री के घर में या एमपी विधायक के घर में पैदा हुई शख्स नहीं है। दीपा मांझी एक गरीब परिवार में पैदा ली, और उस समय जब बिहार में जंगल राज का तांडव चल रहा था और लोग घरों से निकलने में भी डरते थे और शिक्षा का, विद्यालय का, सड़कों का कोई व्यवस्था नहीं था, उस समय दीपा मांझी अपने माताजी के साथ, पिताजी के साथ एक एनजीओ के माध्यम से जो शिक्षा का अलख जगा रहे थे। गांव-गांव में कुछ गरीब बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए स्कूल चलते थे और बिहार के हित के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि हम में ऐसे बहुत से कार्यकर्ता होंगे जो लंबे अरसे से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें भी ये हक मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए कि वो भी चुनावी रणभूमि में उतरे?
बिल्कुल, और हमारे पास इसका पूरा ब्यौरा भी है, इतिहास भी है। हमारी पार्टी अभी छोटी पार्टी है, लेकिन जितने भी सीटों पर हम चुनाव लड़ते हैं, हमारा तो पूरा देख लीजिए। हमने सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी जी को विधायक बनाया हुआ, उनके ऊपर कोई राजनीतिक लिगेसी नहीं है। हमने कुटुंबा से टिकट दिया श्रवण भुइयां जी को, हमने राजेश्वर मांझी जी को फुलवारी शरीफ से चुनाव लड़ाया, और भी हमने जो कस्बा से चुनाव लड़ाया राजेंद्र यादव जी को। तमाम तरह के वैसे हमारे पास पूरा ब्यौरा है। ये उपचुनाव है, और जीतन राम मांझी जी का वो सीट है, उनकी वो एक वहाँ पे लिगेसी है, वहाँ उनकी एक विरासत है। वहाँ के लोगों की आज भी चाहत है कि जीतन राम मांझी जैसे उस क्षेत्र को बरसों से जो किनारे पड़ा हुआ था, कोई विकास कार्य नहीं हुए थे, और उसमें जो जीतन राम मांझी जी ने विकास कार्य किए, और आज वो जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिस तरह से MSME में वो क्लस्टर बनाने की बात और वहाँ टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने की बात, ये सारी चीजें हैं। तो लोगों के बीच में जाकर के हमने तो, हमारी पार्टी ने वहां लगभग 20 प्रभारी भेजे थे पंचायत वाइज, और वहां से रिपोर्ट कलेक्ट होकर आया। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और उसमें तमाम की गई, लेकिन इस वक्त जो रणभूमि में चेहरे हमारे सामने हैं वो स्पष्ट जाहिर कर रहे हैं कि परिवारवाद के साए से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। इस वक्त सुहेली मेहता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुहेली जी, बताइए कि आपके नेता और देश के प्रधानमंत्री आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले सुहेली जी से भी जवाब लेने दीजिए। सुहेली जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार परिवारवाद को लेकर अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपके ही गठबंधन के नेता जो हैं वो परिवारवाद में लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। परिवारवाद से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो खुलकर सामने आ रही है, उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए? इस वक्त जो चुनावी रणभूमि में उम्मीदवारों को उतारना था, वो कार्यकर्ता भी हो सकते थे। देखिए, हमारे साथ जो गठबंधन में हैं और जिस पार्टी की बात कर रही हैं, उनके प्रवक्ता ने विस्तार से आपको सारी बातों को बताया। मैं अपने पार्टी की प्रवक्ता हूं और अपने पार्टी के प्रतिनिधित्व करने यहां पर आई हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये रिकॉर्ड है कि अगर किसी नेता के घर में कोई राजनीति करना चाहता है तो वो पहले पार्टी की दरबानी करता है, और उसके बाद वो नीचे से संगठन में जुड़ता है, और उसके बाद फिर वो टिकट का हकदार होता है, और फिर आगे जो भी प्रक्रिया होती है चुनाव की उसके बाद होता है। हमारी पार्टी की ये संस्कृति है, बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है, इसलिए हमारे यहाँ निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से लेकर और राज्य स्तर तक के नेताओं का कहना है, संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है, और ये स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया है हमारे पार्टी की कि संगठन के माध्यम से ही कोई जाता है और उसे टिकट मिलती है। और ये संस्कृति, ये संस्कार जो है पार्टी शुरू से अपनाई हुई है। लेकिन अगर कोई नेता, मैं आपको गिनवाना चाहूंगी, एक आंकड़ा जो इस वक्त मेरे पास है, उससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पिछले 3 दशक से बिहार की बात कर लें या MP सांसद जो बनते हैं उनकी बात कर लें, राज्यसभा, विधानसभा, हर जगह कुल मिलाकर 3,500 परिवार के ही ऐसे लोग हैं जो लगातार इन जगहों पर हैं, मौजूद हैं। वो ही सांसद बन रहे, वो ही विधायक भी बन रहे, वो ही विधान पार्षद भी बन रहे। तो क्या भारत में सिर्फ 3,500 परिवार हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये परंपरा टूटनी चाहिए, और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, हर पार्टी को ये सोचने की ज़रूरत है। आप राष्ट्रीय जनता दल में देख लीजिए, आप ठीक है हमारे अलायंस में जो पार्टियां हैं उनकी बात कर रही हैं, राष्ट्रीय जनता दल में तो परिवारवाद का ये आलम है कि अगर उस परिवार के कोई सदस्य विदेश में भी रहते हैं लेकिन अपने पिता के नाम पर यहाँ आकर चुनाव लड़ जाते हैं, और जो उनके संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो मुंह देखते रह जाते हैं, और उनको छोड़कर विदेश से आए हुए लोग यहाँ पर चुनाव लड़कर चले जाते हैं और लोग सुहेली जी क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि विदेश से आकर भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग, उन्होंने चाहे MLC का, रोहिणी आचार्य पर क्या कहें, चाहे MLC का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो,
चाहे मुख्यमंत्री बनने की बात हो, उप मुख्यमंत्री बनने की बात हो, होगा तो उसी परिवार का आदमी, तो इसको एक्चुअल परिवारवाद कहते हैं। किसी भी परिवार के सदस्य को राजनीति करने में आजादी है, लेकिन मालिक जो है, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो अपने ही बच्चे को मालिक बना देता है, तो एक्चुअल इसको परिवारवाद कहते हैं। हम पार्टी के वर्कर थे, लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने बुला करके टिकट दिया। एक गरीब सड़क पर संघर्ष करने वाला एक छात्र नौजवान विधानसभा में चुन करके जाता है। ये है लालू प्रसाद यादव जी का। अभी आपने इमामगंज से देखा, लालू जी के परिवार में उतना आदमी ही नहीं है, तो कहां से सबको टिकट दे देंगे? नहीं मिलेगा। रोशन मांझी जी को उन्होंने दीपा मांझी जी के खिलाफ लालू जी के परिवार में। जी असली बात सतीश जी अब कह रहे हैं, मैं इस पर कुछ जवाब देना चाहता हूँ। जी संतोष मांझी जी की जो अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनकी पत्नी है, और जीताराम मांझी जी की पुतोहू है। चलिए, श्याम सुंदर शरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं श्याम जी? सतीश दास जी ने असली बात देखिए कह दी, और मैं यही कहना भी चाहता था कि दलित राजनीति को ऐसे इन्होंने कुंठित करने का काम किया कि दलित राजनीति में वैसे ही चेहरों को आगे लाने का काम कि पत्थर तोड़ने वाली तो कपड़ा धोने वाली तो झाड़ू लगाने वाली, ऐसे लोगों को आगे लाकर के केवल कॉरम पूरा करना। और सतीश दास जी को टिकट क्यों मिला? क्योंकि किसी भी दलित नेता को एक से दूसरी बार तीसरी बार तक तो जाने ही नहीं देते, एक बार बनाते हैं। और वो बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान में कानून के तहत सतीश दास जी जैसे लोगों को मौका मिलता है, वहां तो लालू प्रसाद के बेटे और बेटी चुनाव लड़ नहीं सकती। तो भाई अब जवाब सतीश दास जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगर नहीं रखेंगे तो ये कोई गोबर पाथने वाली और घर के काम करने वाली महिला को और अनपढ़ महिला को कोई ला करके मुख्यमंत्री नहीं बना दे रहा है। आप क्या बात करते हैं? परिवारवाद उसको कहते हैं कि कोई जेल यात्रा पर हो तब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे। किसी का बेटा अगर नाबालिग हो, अगर उसके पास सर्टिफिकेट में एज नहीं हो, तो घाल मेल करके फिर उसको विधायक का चुनाव लड़ा दे। कोई सिंगापुर से लैंड करके आ रहा हो, सिंगापुर में रहती हो, बरसों से बिहार का कोई रास्ता नहीं देखा और उसको ला करके एमपी का चुनाव लड़ा दे। चुनाव नहीं है तो सबसे ज्यादा भाई सतीश दास जी आप जी हैं, उनके परिवार के लोग हैं। भाई जिस परिवार ने बहू को अपने घर में जगह नहीं दी, जिन्होंने राजनीतिक विरासत में केवल बेटे और बेटियों तक चलाई, उसके लिए भी एक जब पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे निर्णय लिए गए, शीर्ष नेतृत्व के कुछ ऐसे लोग रहे जो कि परिवारवाद से कहीं भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल में अगर हम देखें तो अध्यक्ष भी परिवार से, सब जगह परिवारवाद स्पष्ट तौर पर जाहिर हो रहा है, नजर आ रहा है। ये भी ज्ञान दे रहे हैं, कैंडिडेट बनाया रामगढ़ से कुछ दिन पहले जदयू में थे, जदयू से ला करके उनको टिकट दिया है इन्होंने। ज्ञान दे रहे हैं कि बरसों से काम कर रहे थे, युवा राजद में संघर्ष कर रहे थे, उनको जनता दल यूनाइटेड में काम कर रहे थे वो प्रत्याशी इनके। हमारे यहाँ परिवारवाद उस तरह का नहीं है कि भाई हमारे यहाँ जो परिवार में, जैसे विश्वनाथ यादव जी वर्षों से छात्र राजनीति से राष्ट्रीय जनता दल के साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलनकारी हैं, साथ रहे हैं, इस वजह से उनको टिकट मिला है। और कोई छात्र राजनीति में नहीं था। चलिए, आप सभी जो राजनीतिक दल के अलग अलग नेता इस वक्त प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर किसी के पास एक ना एक रीजन है ये बताने के लिए कि इस वजह से हमने अपने परिवार में ही टिकट दिया है और इसीलिए ये परिवारवाद का साया मंडरा रहा है। लेकिन सवाल मैं यही आप सभी से एक एक कर पूछना चाहूंगी, शुरुआत आपसे ही सुहेली मेहता जी, ये बताइए कि क्या इतना जरूरी है, क्या लोकतंत्र में अगर परिवारवाद ना हो, या फिर अगर है तो आपको क्या लगता है कि इससे नुकसान भी हो सकता है आने वाले वक्त में? ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है जब राजनीतिक विरासत मुख्यमंत्री अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपनी पत्नी को ही अपने बदले मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो कि राजनीति के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है, कभी राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने किसी चीज को देखा ही नहीं है, सिर्फ राजनीतिक फायदा जो होता है गार्जियन होने का, उसका उन लोगों ने उठाया है। और वैसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप समझिए इस राज्य का और इस देश का क्या होगा। तो इसलिए आज जो राजनीतिक पतन होता जा रहा है उसका ये सबसे बड़ा कारण है। और जिस लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं आरजेडी वाले, उस लोकतंत्र और संविधान को एक्चुअल रूप से अगर खत्म करने वाले लोग हैं तो यही लोग हैं
कि इस लोकतंत्र में नहीं, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये लोग एक सीमा तक तय कर दिए हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार अगर कोई होगा राष्ट्रीय जनता दल से तो वो सिर्फ लालू जी का परिवार होगा। चेयरमैन बनाया गया, इस पहली नेता को बताना चाहिए। तो सिर्फ चलिए ये बहस चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी। एनके चौधरी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल यही है मेरा आपसे कि क्या वाकई लोकतंत्र के लिए ये खतरा हो सकता है आने वाले वक्त में परिवारवाद, और क्या वाकई ये जरूरी है कि परिवार के लोगों को ही टिकट दिया जाए? और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि जनता उन्हें पसंद भी करती है। ये ऐसी दलीलें देती हैं राजनीतिक पार्टियां कि अगर परिवार के लोग को उतारा जाता है चुनावी रणभूमि में तो जनता ही तो उसे पसंद कर कर लाती है। आपने 3 सवाल उठाया है। पहला सवाल, खतरा हो सकता है भविष्य में। मैं कहूँगा खतरा वर्तमान में है, भविष्य की तो बात छोड़ दीजिए। ये लोकतंत्र नहीं है, ये सामंतवाद है, सामंतवाद की ये प्रवृत्ति है, ये लोकतंत्र नहीं है। और आज अगर लोकतंत्र के नाम पर यह हो रहा है, चाहे एक्स पार्टी में हो या वाई पार्टी में है, तो वो लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा है। दूसरी बात, कमोबेश ये सभी पार्टियां इसकी शिकार हो रही हैं। एक ही चीज़ मैं कहूँगा, मैं शिक्षक हूँ, कि वंशवाद और परिवारवाद में थोड़ा फर्क करना चाहिए। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड नेपोटिज्म, ये 2 अंग्रेजी में टर्म है, ये दोनों का थोड़ा सा अलग अलग अर्थ है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब होता है टॉप में जो सत्ता का हस्तांतरण होता है, अगर वह परिवार में होता है, पिता के बाद पुत्र या पुत्री को जाता है या पति के बाद पत्नी को जाता है, तो उसको मैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहता हूं। यह आप देखेंगे मौर्यन डायनेस्टी, जी मौर्य का जो डायनेस्टी था, मुगल डायनेस्टी या जितनी भी डायनेस्टी हुई इतिहास में, उसको डायनेस्टिक टॉप में जब सत्ता का हस्तांतरण होता है। और यहां भी आपको देखना होगा डी जुरे एंड डी फैक्टो, कागज पर होना और हकीकत में होना। कई बार आप देखिएगा कि रियल जो पावर होता है, पॉलिटिकल पावर, वो असली चीज है। भले आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो यहाँ कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। तो वो ये है, नेपोटिज्म है जब सत्ता में हिस्सेदारी होती है, भाई भतीजावाद जिसको कहते हैं। तो जहां तक नेपोटिज्म है वो करीब करीब सभी पार्टियों में, ये बीजेपी में भी है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और क्रिमिनल का जो एंट्री है, ये सभी पार्टी में है। कोई पार्टी को मोरल नहीं, राइट नहीं है ये क्लेम करने का कि वो नेपोटिज्म की शिकार नहीं है, इंक्लूडिंग बीजेपी। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स अधिकांश में है, कुछ उसमें नहीं है। आप अर्थ लगा सकते हैं, ये खतरनाक है और देश में आंदोलन होना चाहिए। लोकतंत्र को अगर वाइडनिंग करना है, डीपनिंग करना है, उसका विस्तार करना है, गहरा करना है, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म दोनों के खिलाफ लड़ना होगा। ये फ्यूडल सोसाइटी की विशेषता है, इसके खिलाफ आंदोलन हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। सतीश दास जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से हैं। आपका एक बार फिर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बार बार राष्ट्रीय जनता दल पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगता आया है। सवाल यही है कि आखिर मौका कब दूसरे लोगों को दिया जाएगा। अभी अभी आपने सुहेली मेहता की भी बात सुनी, साथ ही साथ हम के प्रवक्ता की भी बात सुनी। तो देखिए, विदेशों से आकर लोग यहाँ चुनाव लड़ ले रहे हैं, लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की ये हकमारी नहीं हो रही? क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें जल्द से जल्द मौका दिया जाना चाहिए? सुबी मिश्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यदि सीपी ठाकुर जी के बेटा विवेक ठाकुर चुनाव लड़ते हैं, उस पर सवाल नहीं उठता। यदि अमित शाह जी के बेटा जय शाह जी बीसीसीआई आईसीसीआई बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, तो परिवारवाद नहीं कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटा ही जज बनेंगे और वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, इस पर कोलेजियम सिस्टम पे कोई परिवारवाद नहीं उठता है। लेकिन जब गरीब गुरबे की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों को ताकत देने वाली पार्टियां, जो हमारे जैसा एक साधारण वर्कर को सदन में भेजने का काम करती है, प्रवक्ता बनाती है, टीवी पे डिबेट पे भेजती है,
तो उनपे परिवारवाद का मोहर लगाया जाता है। लेकिन सतीश दास जी, अगर बीजेपी की राजनीति को देखें या उनकी तरफ से जब चुनावी रणभूमि में उतारा जाता है तो उनकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो बिल्कुल अलग होती है। वो अलग तरीके से चुनावी रणभूमि में लोगों का चयन करते हैं। कई बार तो सरप्राइजिंग भी बातें सामने खुलकर आती हैं, नए चेहरे खुलकर सामने आते हैं। सुभी मिश्रा जी, हमारे यहाँ ऑलरेडी तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि कौन किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। और जिस तरीके से आज चुनाव में बीजेपी आरएसएस ने धन बल का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल किया है, चलिए वैसे समय में हम जैसे राष्ट्रीय जनता के जो दल है, जनता देखने वाली बात होगी कि कार्यकर्ताओं के हित में जो मौका खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं कि उन्हें जब मौका दिया जाएगा तो वो भी चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। लेकिन इस वक्त जो उपचुनाव की तस्वीरें हैं, जो उम्मीदवारों का चेहरा है, वो स्पष्ट नजर आ रहा कि हर राजनीतिक दल के अलग अलग पार्टी की तरफ से जो परिवारवाद का साया है वो नजर आ रहा है, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, जनता पर भी पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। फिलहाल इस बहस में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।